हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आपके सामने आता हूँ मैं एक नया चैप्टर लेके। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, क्लास 12 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। ये चैप्टर जनरली स्टूडेंट्स को कम समझ आ रहा था। मेरे पास काफ़ी मैसेजेस आए, कमेंट्स आए, तो मुझे ये चैप्टर लेके आपके सामने आना पड़ा है आज। तो हम स्टार्ट करते हैं इसकी टर्मिनोलॉजी से। सबसे पहले इस टर्म का मतलब समझते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी इज एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन लाइफ फॉर्म्स. It is an application of technology in life forms which enhance and modify their productivity. Which enhance and modify their productivity. It means कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करके किसी भी लाइफ फॉर्म की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देना या उसको मॉडिफाई कर देना। जैसे अगर कोई प्लांट्स की किसी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी कम है, मान लो वीट का हम क्रॉप लेते हैं, वो कम प्रोडक्टिविटी दे रहा है, तो हम उसके डीएनए में चेंज करके उसके अंदर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देंगे। और सिर्फ प्रोडक्टिविटी को ही नहीं बढ़ाएंगे, उसके अंदर ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, वो सब भी उसके अंदर हम दे सकते हैं। तो जनरली ये सब होता किसकी वजह से? सब होता है प्रोटीन्स की वजह से। प्रोटीन्स की वजह से होता है। प्रोटीन कहाँ से आती है? आरएनए से। और आरएनए किससे ट्रांसक्रिप्ट होता है? डीएनए से। तो जब हम अगर डीएनए में ही मॉडिफिकेशन कर देंगे तो उससे आरएनए भी हमें अपना मॉडिफाइड मिलेगा, जिसके द्वारा प्रोटीन भी हमें मॉडिफाइड मिलेगी। तो अगर प्रोटीन मॉडिफाइड मिल गई तो हमारे सारी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ जाएगी और वो एनहांस भी हो जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं बायोटेक्नोलॉजी। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी किस प्रिंसिपल पर वर्क करती है। तो हम डालते हैं प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी वर्क ऑन टू प्रिंसिपल। बायोटेक्नोलॉजी वर्क ऑन टू प्रिंसिपल। नंबर 1 जेनेटिक इंजीनियरिंग, और सेकंड मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन। ये मेरे टर्मिनोलॉजी नहीं है, ये एनसीईआरटी की टर्मिनोलॉजी है, लेकिन अब मैं इसको समझाता हूं अच्छे से। सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी 2 प्रिंसिपल पर वर्क करती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन। इट मीन्स जीन्स में इंजीनियरिंग करना, डीएनए में उसको काटना, उसको जोड़ना और अपने ज़रूरत के हिसाब से, अपने डिज़ायर के हिसाब से उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर देना। दिस इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज द branch of science which deals with the processing of DNA, इसके बाद सेकंड आता है मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन। अब हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से डीएनए को बना तो लिया, मॉडिफाई कर लिया, बट हमें ये भी तो जरूरी है कि जिस होस्ट के अंदर हम डालेंगे इसको, डीएनए को, उसकी सारी कंडीशंस स्टेराइल होनी चाहिए। स्टेराइल का मतलब ऐसा ना हो कि हमें प्रोटीन चाहिए थी कुछ, लेकिन जैसे ही हमने बैक्टीरिया के अंदर वो डीएनए डाला, उसकी वजह से उससे न्यूट्रिएंट्स लेकर वो कुछ और प्रोटीन देने लगा। तो हमें ये भी तो जरूरी है कि बैक्टीरिया के लिए हम एक स्टेराइल कंडीशन बनाकर रखें। स्टेराइल जनरली होता है जिसमें किसी और माइक्रोब का इफेक्ट ना पड़े, ऐसी कंडीशन को बोला जाता है स्टेराइल कंडीशन। तो समझे, बायोटेक्नोलॉजी के जनरली 2 प्रिंसिपल, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन। तो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग पे आते हैं क्योंकि सबसे बेसिक इसका प्रिंसिपल है, क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग अच्छे से हो जाएगी तो हमें सारे प्रोडक्ट मिलते रहेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जनरली प्रिंसिपल की जगह हम स्टेप्स भी बोल सकते हैं, स्टेप्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, स्टेप्स या प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इसमें पहला स्टेप आता है क्या? सबसे पहले आता है हमारा कि हमें जो डिज़ायरेबल डीएनए है, अब जो हमारे लिए हमें पसंद आई कि हमारे सेल के अंदर ये होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, तो हमें क्या हो रहा है? उसका डिज़ायर। तो ये हमारी डिज़ायरेबल जीन को
पहचानना, डिजायरेबल जीन को पहचानना हमारा पहला प्रोसेस होता है आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजायरेबल जीन। हमें पढ़ रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के स्टेप्स, कि जेनेटिक इंजीनियरिंग मैंने बोल दिया कि दो प्रिंसिपल हैं बायोटेक के, कि एक पहला प्रिंसिपल है जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरा है स्टेराइल की कंडीशन को मेंटेन करना। तो हम पढ़ते हैं कि अब हमें आगे चलना है तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के भी कई सारे स्टेप होते हैं। पहला होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजायरेबल जीन, जो हमारी डिजायरेबल जीन है उसको आइडेंटिफाई करना। मतलब जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं, हमारे अंदर हमारी कोई सेल है, ये उसका डीएनए है। अब हमें इसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स चाहिए, तो हमें जिस सेल से कैरेक्टर लेने उसके डीएनए में वो जीन किस प्लेस पर मिलेगी, वो जीन किस प्लेस पर मिलेगी, इसका पता लगाना, इसका आइडेंटिफिकेशन करना, इसका पहला स्टेप होता है कि नहीं जी हमें इसका अच्छा कलर चाहिए, तो कलर वाली जीन डीएनए के किस पार्ट पर है। हमें इसमें फ्रेग्रेंस चाहिए, हमें किसी क्रॉप में फ्रेग्रेंस चाहिए, तो फ्रेग्रेंस का कैरेक्टर कौन से जीन में है, तो वो सारी जीन्स का आइडेंटिफिकेशन करना कहलाता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीन। आई होप समझ रहे होंगे आप कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजायरेबल जीन पहला स्टेप। सेकंड स्टेप आता है इंट्रोडक्शन ऑफ डिजायरेबल जीन इनटू होस्ट। इट मीन्स अब हमें डिजायरेबल जीन मिल गई, अब उसको होस्ट के अंदर हमें डालना है, होस्ट के अंदर पहुंचाना है। वरना डिजायरेबल जीन को जब तक हम होस्ट के अंदर नहीं पहुंचाएंगे तब तक होस्ट क्या हमारे कैरेक्टर्स देगा। होस्ट बोला जाता है जिस सेल में हमें ये वाले कैरेक्टर्स चाहिए, जिस सेल में हमें ये वाले कैरेक्टर चाहिए वो होस्ट सेल होती है। तो होस्ट सेल के अंदर हमें वो डीएनए पहुंचाना है, ये उसका सेकंड स्टेप होता है। और थर्ड स्टेप होता है ट्रांसफर ऑफ जीन इनटू नेक्स्ट जनरेशन और प्रोजेनी। इट मीन्स अब जो हमारे डिजायरेबल जीन वाला जो कैरेक्टर्स होस्ट के अंदर आ चुके हैं, अब ये भी तो जरूरी है कि होस्ट की जगह, होस्ट में हम ऐसी जगह उसको बाइंड करें कि आने वाली प्रोजेनी में वो सारे कैरेक्टर्स जाते रहें। ऐसा ना हो कि हमने एक होस्ट के अंदर वो कैरेक्टर डाला, उसी होस्ट के अंदर रहा, उसका जब रिप्रोडक्शन हुआ तो बाकी किसी जनरेशन में वो कैरेक्टर नहीं गया। तो हमें ये इस बात की सावधानी रखनी होती है कि ये कैरेक्टर्स बाकी उसकी और जनरेशन में भी ट्रांसफ़र होना चाहिए। तो हम फिर से इसके स्टेप्स को रिकॉइल करते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजायरेबल जीन, इसका मतलब है हमें जो भी कैरेक्टर चाहिए वो किस जीन से मिल रहा है, डीएनए के किस पार्ट से मिल रहा है, वो हमें आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई हो गया, अब हमें उसको इंट्रोड्यूस करना है होस्ट के अंदर। आइडेंटिफाई हो गया, होस्ट के अंदर हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। थर्ड स्टेप क्या है, हमें इस बात की भी सावधानी रखनी है कि ये सिर्फ उस होस्ट तक ही लिमिट ना रहे। हमने उस होस्ट के अंदर डाल दिया, होस्ट ने तो वो सारे कैरेक्टर्स दिखाए, बट उसकी प्रोजेनी में भी वो कैरेक्टर्स आने चाहिए। हमें इस बात को भी सावधान रहना होता है, इस बात को भी हमें याद रखना होता है कि प्रोजेनी में भी वो कैरेक्टर्स जाना चाहिए। ठीक है, अभी हमने स्टेप्स तो उसके पढ़ लिए, लेकिन आपको लग रहा होगा कि कैसे इतना बड़ा सेल, बहुत छोटा सेल, उसके अंदर बहुत छोटा डीएनए, उसके अंदर जीन को फिर काटना, उसको निकालना, फिर उसको होस्ट के अंदर डालना, ये सब बहुत आसान होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये सब हमें आंखों से दिखता है। हमने जैसे हम टेलरिंग करते हैं, हमने कपड़े काटे, उनको फिर से सिल दिया और फिर से हमारा नया कपड़ा तैयार हो गया, ऐसा नहीं होता है। हालांकि प्रोसेस को हम उसी तरह समझेंगे, लेकिन ये बहुत माइक्रो लेवल पर होता है। तो हम इसे पढ़ते हैं टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमारे 3 टूल आते हैं। पहले टूल होते हैं एंजाइम्स, दूसरा टूल होता है वेक्टर, और तीसरा टूल होता है होस्ट। मतलब हमारे पास कुछ एंजाइम्स होते हैं जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हेल्प करते हैं। उसके बाद वेक्टर होता है उस डिजायरेबल जीन को
डिजायरेबल जीन को होस्ट के अंदर ले जाने वाला, एक मीडियम देने वाला, आगे समझाऊंगा अच्छे से। और थर्ड होता है होस्ट, जिसके अंदर वो कैरेक्टर्स हमें चाहिए। ठीक है, तो हम वन बाय वन सारे टूल्स को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले एंजाइम्स पर आते हैं, सबसे पहले एंजाइम्स पर आते हैं। तो स्टूडेंट्स एनसीईआरटी साथ लेकर बैठा करें और एनसीईआरटी में देखते जाएं। हालांकि वहाँ पर सब बिखरा हुआ है, सब चीज़ अलग अलग दे रखी है, लेकिन हम इसको एक कन्फाइंड वे में समझते हैं। एंजाइम्स हमारे 3 चाहिए होते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग में या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है? डीएनए को फिर से रिकॉम्बाइन कर देना, मतलब उसकी अपनी जो स्ट्रक्चर थी उसमें किसी दूसरे डीएनए को रिकॉम्बाइन कर देना, जिससे उसके अंदर कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स आ सकें। ऐसी टेक्नोलॉजी को बोला जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो ये 3 एंजाइम्स उसके अंदर इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। सेकंड होता है लाइगेज एंजाइम और थर्ड होता है पॉलीमरेज एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, लाइगेज एंजाइम एंड पॉलीमरेज एंजाइम। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं? अब जैसे ये सेम उसी तरह से समझना है जैसे टेलरिंग होती है, जैसे कि क्लॉथ की टेलरिंग होती है, ऐसे ही डीएनए की भी टेलरिंग सेम होती है। हमें सबसे पहले अगर हमें कोई अच्छा कपड़ा बनाना है तो सबसे पहले उसको काटना पड़ेगा, और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सेम वर्क करता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को बोला जाता है मॉलिक्यूलर सीजर। जैसे कि हमारे टेलर के पास काटने के लिए कैंची होती है, ऐसे ही डीएनए को काटने के लिए ये एंजाइम्स होते हैं, इनको बोला जाता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इनका काम सिर्फ यही है कि जब इनको किसी डीएनए पर डाला जाएगा तो डीएनए को स्पेसिफिक साइट से ये उसको क्रॉप कर देंगे या उसको ब्रेक कर देंगे स्पेसिफिक साइट से। ठीक है, इनको मॉलिक्यूलर सीजर बोला जाता है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ये स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक टू साइट्स होते हैं। जैसे अगर मान लो ये सर्कुलर डीएनए है, सर्कुलर डीएनए किसमें मिलता है? बैक्टीरियाज में। ठीक है, सर्कुलर डीएनए है और मैंने इसके अंदर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाला तो ये किसी भी स्पेसिफिक साइट से, यहाँ से और यहाँ से एंजाइम को, ये डीएनए को ब्रेक कर देगा और हमें एक डीएनए का टुकड़ा मिल जाएगा। सोचो अगर हमारी डिजायरेबल जीन यही है तो हमारे पास डिजायरेबल जीन हमें मिल चुकी है। अब हम इसको वेक्टर्स के थ्रू होस्ट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हमारे काटने के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ती है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 2 टाइप के होते हैं। ये होते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंड रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस से जैसे इसके नाम से ही पता लग रहा है, न्यूक्लियस इसका मतलब न्यूक्लिक एसिड को काटने वाला। एंडोन्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड को अंदर से काटने वाला, मतलब डीएनए के, अगर ये डीएनए है तो डीएनए के इंटरनल साइट से काटने वाले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को बोला जाता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। वहीं न्यूक्लिक एसिड के कैप से या एंड से, न्यूक्लिक एसिड के जो सिरों से काटने वाला एंजाइम होता है उसको बोला जाता है रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस। जो डीएनए को एंड से काटेगा वो होगा रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस, और जो डीएनए को अंदर से काटेगा, जो डीएनए को इंटरनल स्पेसिफिक साइट से काटेगा वो होगा एंडोन्यूक्लियस। क्लियर है? इसके बाद सेकंड एंजाइम आता है लाइगेज एंजाइम। सेकंड एंजाइम आता है लाइगेज एंजाइम। लाइगेज का काम होता है इसको स्टिक करना या पेस्ट करना। जैसे टेलरिंग के टाइम पे हम कपड़ों को सिलते हैं ना, तो सिलने का जो काम करता है वो लाइगेज करता है। अब इन सब की मैं वर्किंग बताऊंगा कैसे होता है ये सब। तो लाइगेज स्टिक करने का या पेस्ट करने का काम करता है। और पॉलीमरेज, पॉलीमरेज तो आपने पहले भी पढ़ा होगा, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। तो पॉलीमरेज का काम होता है डीएनए की कॉपी करना, डीएनए को कॉपी में हेल्प करना, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करना, वो पॉलीमरेज एंजाइम का काम है। ठीक है, तो अब हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अगली हेडिंग पढ़ते हैं। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को डिटेल में पढ़ते हैं, मतलब इतनी भी डिटेलिंग नहीं करनी है, लेकिन हाँ इतना कि जो कुछ एनसीईआरटी ने मेंशन किया वो सब तो कवर हो जाएगा।
ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हमारे ये होते हैं स्पेसिफिक टू साइट्स, ठीक है। सेकंड होते हैं ओनली फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मिलते ही क्यों है। अब भगवान ने तो ये सोचकर बनाया नहीं होगा कि आगे जाके साइंटिस्ट इसको निकालेंगे, इसको अपने यूज में लेंगे, डीएनए काटेंगे। तो जब ऐसा कुछ नहीं था तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्यों आया। तो प्रोकैरियोटिक सेल में होता है ये सेल्फ डिफेंस के लिए। प्रोकैरियोटिक सेल लाइक बैक्टीरियाज, तो बैक्टीरियाज में ये सेल्फ डिफेंस के लिए होता है। अगर उसमें कभी कोई वायरस अटैक करता है, जैसे आपने सुना होगा जो कुछ ऐसे वायरस भी होते हैं जो बैक्टीरिया को अटैक करते हैं, तो अब जब वो अपना डीएनए बैक्टीरिया के अंदर डालेंगे तो जस्ट प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होगा, वो उसके डीएनए को जगह जगह से काट देगा और उसको इनएक्टिव कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से ये अपनी रक्षा करते हैं, अपनी सुरक्षा करते हैं सेल्फ डिफेंस की वजह से, ठीक है। ये डिस्कवर बाई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एलोंग विद लाइगेज एंजाइम में भी लिखवाऊंगा मैं कि ये भी किसी ने डिस्कवर किया था, डिस्कवर बाई कोहेन एंड बोयर। ये दो साइंटिस्ट थे, इन लोगों ने सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी के जो बेसिक्स को जो इंट्रोड्यूस करा था वो इन्होंने किया था। इन्होंने सबसे पहले एक बैक्टीरियल सेल को तोड़ा था और उसके अंदर से डीएनए को निकाला था। इतना ही नहीं, उसके बाद उन्होंने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की खोज करी। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज करने के बाद बायोटेक इतनी आसान हो गई कि हम डीएनए को आसानी से काट सकते थे और आसानी से जोड़ सकते थे लाइगेज के थ्रू। तो ये सब हम एक तरह से बोल सकते हैं कि इन्होंने ही जन्म दिया है बायोटेक्नोलॉजी को, ठीक है। तो इनके नाम आपको याद रखने हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स स्पेसिफिक टू साइट होते हैं, ये सिर्फ प्रोकैरियोटिक में फाइंड होते हैं। ये कोहेन एंड बोयर ने डिस्कवर करे थे। और इसके बाद ओनली वर्क ऑन पैलिंड्रोमिक साइट्स। अब ऐसा नहीं है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जहाँ से मन करेगा वहाँ से वर्क कर जाएगा, नहीं, इनकी कुछ स्पेसिफिक साइट होते हैं और वो साइट भी कैसी होती है, पैलिंड्रोमिक क्या होगा, पैलिंड्रोमिक होता है अगर तुम एक लेटर को लिखो तो इसको इधर से पढ़ो या इधर से पढ़ो, लेफ्ट से पढ़ो या राइट से पढ़ो, वो सेम स्पेलिंग देता है, सेम मीनिंग देता है। जैसे कि एनसीईआरटी एग्जाम्पल देते हैं मलयालम की अगर हम स्पेलिंग लिखेंगे तो उसमें हम आगे से पढ़े या पीछे से पढ़े हर तरफ से मलयालम ही दिखता है, ठीक है। ऐसे एक हिंदी का वर्ड होता है जहाज, इसको या इधर से पढ़े फिर भी जहाज रहता है, इधर से पढ़े फिर भी जहाज रहता है। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स को बोला जाता है पैलिंड्रोमिक। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि डीएनए तो पूरा पैलिंड्रोमिक होता है, तो आपको अभी यही दिखाना है कि पूरा डीएनए पैलिंड्रोमिक नहीं होता, डीएनए की कुछ साइट्स पैलिंड्रोमिक होते हैं। देखिएगा, अभी हम एक बेसिक डीएनए स्ट्रक्चर को बनाते हैं एग्जाम्पल लेकर। जैसे कि ये रहा कोई डीएनए का कोई भी स्ट्रैंड 3 प्राइम से 5 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये देखिएगा, ये मैं कोई एग्जाम्पल के लिए अब ये देखिएगा, अगर हम इधर से स्टार्ट करते हैं, अगर हम इसके 3 प्राइम एंड से अगर स्टार्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, पहले ATC। लेकिन अगर इधर से 3 प्राइम से स्टार्ट करते हो तो हमें क्या मिलेगा, CCC। 3 से अगर हम स्टार्ट कर रहे थे तो हमें मिला था ATC, और अगर हम इधर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें क्या मिला है, CCC। इट मीन्स होल डीएनए इज नॉट पैलिंड्रोमिक, पूरा डीएनए पैलिंड्रोमिक नहीं होता। हाँ, इसकी कुछ साइट्स पैलिंड्रोमिक हो सकती हैं। जैसे तो पैलिंड्रोमिक साइट्स देखने के लिए अब एक नया डीएनए बनाते हैं। अब इसमें मिलेंगे हमें पैलिंड्रोमिक साइट्स GTAC आपको ये तो पता ही होगा कि इसमें एक ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है एक स्ट्रैंड, और एक स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है। ये एंटी पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, तो इनके अपोजिट बेस पेयर्स मुझे यहाँ देने पड़ेंगे।
ठीक है। तो अब इसमें पैलिंड्रोमिक साइट्स देखते हैं। ये देखिएगा यहाँ पर आएगी GTAC 3 प्राइम से GT, अलग अलग मार्कर से दिखाता हूँ आपको, अलग से GTAC। अगर हम 3 प्राइम से देखें GTAC, तो ये दोनों पैलिंड्रोमिक साइट है। तो इस जगह आकर कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आकर वर्क कर सकता है। ये आपकी पैलिंड्रोमिक साइट्स मिल चुकी हैं GTAC CATG, ठीक है। अब आपको ये लग रहा होगा कि क्या इसी साइट पर सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स वर्क करेंगे, तो नहीं, हर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की अपनी अपनी स्पेसिफिक साइट होती है और मोस्टली सारे प्रोकैरियोट्स पे अपने अपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स मिलते हैं। सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मिलेंगे, उनकी डिफरेंट स्पेसिफिक साइट्स होती हैं। तो इसके हिसाब से हम सबसे पहला डिस्कवर तो इसके नाम में फर्स्ट लेटर जो होता है, फर्स्ट लेटर, ये इसके जीनस नेम को दिखाता है। जैसे ये लिया गया है हीमोफिलस, ठीक है। और सेकंड एंड थर्ड लेटर दिखाते हैं इसके स्पीशीज को, इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये होता है इसका स्टेन, कि किस स्टेनिंग के द्वारा इसको स्टेन किया गया था। और ये होता है इसका ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी, ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी। तो क्या है, पहला लेटर उसका जीनस नेम, सेकंड लेटर उसका स्पीशीज नेम, और सेकंड और थर्ड लेटर उसका स्पीशीज नेम, और फोर्थ लेटर उसका स्टेन। एंड देन जो रोमन में मार्किंग होगी वो उसकी ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी होती है। तो सबसे फर्स्ट डिस्कवर था हिंड सेकंड सबसे पहला डिस्कवर था, जिसकी जो स्पेसिफिक साइट थी वो क्या थी, GTAC, उसकी थी GTAC। अगर मैं इसका एंटी पैरेलल स्टैंड बनाता हूँ तो वो क्या होगा, GTAC। तो आपको दिख रहा होगा, इधर से पढ़ेंगे तब भी GTAC और इधर से पढ़ेंगे तब भी GTAC। एक पैलिंड्रोमिक साइट है और ये कट करता था T और A के बीच में से, यहाँ से DNA को कट कर देता है, ठीक है। तो इसके DNA को ब्रेक करने के अकॉर्डिंग हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को दो तरह के और ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो क्या देते हैं, ब्लंट एंड्स, और कुछ होते हैं जो देते हैं शार्प एंड्स। अब ब्लंट एंड और शार्प एंड क्या है, अब एक रेस्ट्रिक्शन साइट लेता हूं मैं CCCGG। अब अगर रेस्ट्रिक्शन साइट ये है और इसका अगर जो कटिंग साइट है ये है, तो इसके कटने के बाद दो स्ट्रैंड मिलेंगे, जिसमें ये आएगा और इधर इस तरह के दो DNA स्ट्रैंड मिल जाएंगे। ऐसे स्ट्रैंड जिनमें स्टिकी एंड नहीं होता है, स्टिकी या शार्प एंड इसको बोला जाता है, इसको स्टिकी एंड भी बोला जाता है। स्टिकी एंड, स्टिकी एंड का मतलब, ब्लंट एंड का मतलब होता है जो दो एंड अलग अलग हो चुके हैं, जिनमें अब हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन का कोई भी वे नहीं बचा है कि इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाए। अब इसके द्वारा हम स्टिकी एंड का एक एग्जांपल लेते हैं। स्टिकी एंड का एग्जांपल लेते हैं हम अगर मान लो ये आपके एंटी पैरेलल स्ट्रैंड है, तो इसमें अगर हमारी जो साइट है वो G और A के बीच में है, ठीक है। तो हमें अब स्ट्रैंड क्या मिलेंगे, G C T T A A। और एक मिलेगा हमारा G C T T A A। ये देखिएगा
हमें 2 डीएनए मिलेंगे, 2 डीएनए स्ट्रैंड मिलेंगे, एक दिस टाइप एंड अनदर दिस टाइप, वन दिस टाइप एंड अनदर दिस टाइप। अब आप देख सकते हैं इनके हाइड्रोजन बॉन्ड फ्री हैं, जो आपस में अगर ये पास में आएंगे तो आपस में जल्दी से स्टिक हो जाएंगे, जल्दी से स्टिक हो जाएंगे, तो इसलिए इन्हें बोला जाता है स्टिकी एंड। और जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड कोई अनबॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं रहता है, ऐसे को बोला जाता है ब्लंट एंड। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 2 तरह के एंड्स प्रोवाइड कराता है, ब्लंट एंड या स्टिकी एंड और शार्प एंड, ठीक है। अब ये थे हमारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में। फिर से रिकॉल करते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं जो डीएनए को ब्रेक करने का काम करते हैं, जो डीएनए को काटने का काम करते हैं, इन्हें मॉलिक्यूलर सीजर भी बोला जाता है, इन्हें मॉलिक्यूलर सीजर भी बोला जाता है। ये हर एक प्रोकैरियोटिक में स्पेसिफिक होते हैं और इनकी अपनी स्पेसिफिक साइट होती है। साइट शुड बी पैलिंड्रोमिक, पैलिंड्रोमिक जो आगे से लेफ्ट से पढ़े या राइट से पढ़े, लेफ्ट से पढ़े या राइट से पढ़े, दोनों तरफ से उनका सेम कोड आता है, ऐसी साइट्स को बोला जाता है पैलिंड्रोमिक साइट्स। थर्ड, डिस्कवर्ड बाय कोहेन एंड बोयर, डिस्कवर्ड बाय कोहेन एंड बोयर। आफ्टर ब्रेकिंग, आफ्टर कटिंग, दे प्रोवाइड 2 टाइप ऑफ एंड्स, ब्लंट एंड एंड स्टिकी एंड, ब्लंट एंड एंड स्टिकी एंड, ठीक है। सेकेंड एंजाइम्स की बात करते हैं, लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम का काम होता है इनको पेस्ट करना या इनको स्टिक करना। अब जो टुकड़े हमने काट दिए हैं, जो टुकड़े हमने काट दिए हैं उनको जोड़ना भी तो है, अनदर डीएनए पर हमें उसे जोड़ना भी है। तो जब उसे अनदर डीएनए पर जोड़ना है तो जोड़ने के लिए हमें लाइगेज एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। हम क्या करते हैं, हमने एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, अब ये वाली बात भी माइंड में रखना कि जो हमारा वेक्टर है जहाँ पर हमें डीएनए लगाना है और जो डीएनए काटा है सेम, दोनों एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटे जाने चाहिए, वरना साइट्स अलग अलग मिल सकती हैं। अगर हमने किसी को डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा और सेकंड को डिफरेंट से काटा तो दोनों की साइट अलग अलग हो जाएंगी। जैसे मान लो मैंने आपको समझाता हूँ, ये डीएनए काटा मैंने नंबर 1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से एंड इस डीएनए पर मुझे इस पार्ट को लगाना है और ये मैंने काट दिया इस तरह से, तो इस वाली साइड पर ये कभी भी स्टिक नहीं होगा क्योंकि इन दोनों के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स अलग है। तो हमारे लिए वेक्टर का जिस पर हमें डीएनए को स्टिक करना है वो और जो डीएनए हमने काटा था वो दोनों सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटे जाते हैं। भी आगे और डिटेलिंग बता दूंगा इसका मैं। तो लाइगेज एंजाइम पर चल रहे हैं। लाइगेज एंजाइम का काम होता है पेस्ट करना या स्टिक करना। जो डीएनए हमने काटा है उसको जहां भी हम लगाएंगे वो उसके लिए जरूरत होगी लाइगेज एंजाइम की। लाइगेज एंजाइम ऐसा क्या करता है, लाइगेज एंजाइम बाई फॉस्फोरस बॉन्ड या डाइफॉस्फेट बॉन्ड को जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने काट दिया था, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, वो डाइफॉस्फेट बॉन्ड जो होता है शुगर बेसिस और फॉस्फेट, शुगर बेसिस, ऐसी डीएनए की स्ट्रक्चर आपने पढ़ी होगी। फॉस्फेट, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता था, फॉस्फेट बॉन्ड को तोड़ देता था इस तरह से, और लाइगेज क्या कर रहा है, इस बाइफॉस्फेट बॉन्ड को फिर से बना देता है। तो जब ये 2 स्ट्रैंड के बीच में बाइफॉस्फेट बॉन्ड बनाता है तो वापस डीएनए जुड़ जाता है। तो लाइगेज का काम होता है वापस से डीएनए को जोड़ना। और थर्ड आता है पॉलीमरेज। पॉलीमरेज एंजाइम का काम होता है डीएनए की कॉपी करना। पॉलीमरेज एंजाइम, इसका काम होता है डीएनए की कॉपी करना, ठीक है। तो ये थे हमारे एंजाइम्स जो इसमें यूज हो रहे हैं। 3 एंजाइम यूज हो रहे हैं हमारे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, लाइगेज एंजाइम एंड पॉलीमरेज एंजाइम। अब सेकंड था हमारा वेक्टर। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर इज द एडिशनल पार्ट ऑफ डीएनए विच प्रोवाइड द मीडियम टू ट्रांसफर द डिजायर्ड डीएनए इनटू द होस्ट। अब हमने डीएनए काट लिया, हमें डीएनए मिल गया, तो अब इस डीएनए को डायरेक्ट होस्ट में एंट्री थोड़ी करा सकते हैं। अगर हम डीएनए को ऐसे लेकर जाएंगे, डीएनए पहली बात तो इतना कोई छोटी चीज़ है नहीं कि उसको उठाकर यूं ही होस्ट के ऊपर रख देंगे। अब हमने होस्ट के ऊपर रखेंगे भी तो होस्ट अपने आप अंदर नहीं लेगा उसे, और अंदर ले भी लेगा तो उसकी कॉपी नहीं होनी है। तो इसके लिए हमें पूरी मैकेनिज्म तैयार करनी होती है और उस मैकेनिज्म में हेल्प करता है वेक्टर। सो वेक्टर जनरली प्रोवाइड द मीडियम। वेक्टर भी एक एडिशनल डीएनए के कुछ बेसिस होते हैं, एडिशनल बेसिस होते हैं डीएनए के, जो प्रोवाइड कराते हैं एक मीडियम जो कि डिजायर्ड डीएनए को होस्ट के अंदर लेकर जाता है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल माना जाता है प्लाज्मिड के बारे में आपने पढ़ा होगा इन बैक्टीरियाज में और प्रोकैरियोट्स में।
बैक्टीरिया में एडिशनल प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है, लाइक सेक्स प्लाई की फॉर्मेशन, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। मतलब बैक्टीरिया की जो अपने डेली के वर्क है वो इससे रिलेटेड नहीं है, जो डेली की उसकी जो लाइफ के लिए जरूरी जो प्रोसेस है वो प्लाज्मिड के थ्रू नहीं होती है, वो उसका अपना डीएनए होता है, लेकिन उसमें एक एक्स्ट्रा डीएनए होता है। अगर हम बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये इसका अपना डीएनए होता है, और इसके साथ एक एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए और इसके पास मिलता है। इस डीएनए का इसका कोई एसेंशियल प्रॉपर्टीज नहीं होती, हाँ कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज देता है। ये क्या होता है? प्लाज्मिड। इस प्लाज्मिड को सबसे ज़्यादा एज अ वेक्टर यूज़ किया जाता है। एज अ वेक्टर यूज़ करने का फ़ायदा क्या होता है? अगर हम बैक्टीरिया से निकाल लेंगे तो इसकी एसेंशियल प्रॉपर्टीज़ नहीं रुकेंगी, और अगर हम इसमें अपना डिज़ायर्ड डीएनए को ऐड कर देंगे, अगर हमने प्लाज्मिड में अपना डिज़ायर्ड डीएनए ऐड कर दिया और फिर से प्लाज्मिड को किसी सेकेंड बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया, इस वाले प्लाज्मिड को किसी सेकंड बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया, तो उसके अंदर एडिशनल प्रॉपर्टीज आएंगी जो प्रॉपर्टी हमें चाहिए थी। तो वेक्टर का काम क्या होता है? हमारा जो डिजायरेबल डीएनए है, जो हमें पसंद आया था कि हमें ये वाली प्रॉपर्टी चाहिए और हमने उस सेल में से काट ली थी, तो उस डीएनए को वेक्टर अपने ऊपर ऐड करके होस्ट के अंदर ले जाता है। ये काम होता है वेक्टर का। तो जनरली वेक्टर के तौर पर सबसे ज़्यादा प्लाज्मिड को यूज़ किया जाता है। और आपने मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में 2 एडिशनल वेक्टर और पढ़े होंगे, YAC एंड BAC। YAC क्या था? यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। ये जनरली इसके टाइप हैं, वेक्टर्स के टाइप है, तो इसको ज़्यादा माइंड नहीं रखना है। तो हम एक वेक्टर के बारे में देखते हैं, वेक्टर क्या है और वेक्टर में क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर में हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि हम पढ़ रहे हैं कि वेक्टर के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपके क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? तो सबसे पहले इसके पास होनी चाहिए ओरी। ओरी को बोला जाता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या है कि अगर मान लो मैंने एक प्लाज्मिड बना दिया, ये रहा वेक्टर, ठीक है। वेक्टर के पास एक ओरी होनी चाहिए। ओरी इज दी साइट। एक ओरी एक साइट होती है जो प्लाज्मिड को जो होस्ट डीएनए उसके साथ चिपका कर रखती है। जो प्लाज्मिड को होस्ट डीएनए के साथ चिपका कर रखती है। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा होगा कि अगर मैंने ये होस्ट है तुम्हारा, ये कोई बैक्टीरिया है, अगर हमने इस प्लाज्मिड को इसके पास डाल दिया तो ओरी के साथ ये इसे चिपक जाएगा। ये जब इसे चिपक जाएगा तो जैसे जैसे बैक्टीरिया का डीएनए रेप्लिकेट होगा, जैसे जैसे बैक्टीरिया का डीएनए कॉपी करेगा, उसके साथ साथ ये प्लाज्मिड भी कॉपी करने लग जाएगा। 1 से 2 प्लाज्मिड, 2 से 4 प्लाज्मिड, और इसकी प्रोजेनी में ये वाला प्लाज्मिड जाने लगेगा, जिससे जो मैंने उसमें बताया था, प्रिंसिपल में बताया था कि ये कैरेक्टर्स प्रोजेनी में भी जाने चाहिए, उनके बच्चों में भी जाने चाहिए, उनकी नेक्स्ट जनरेशन में भी जाने चाहिए। तो इस तरह से ओरी साइड क्या करती है? इसको जो होस्ट का डीएनए उससे चिपका देती है। अब जब होस्ट का डीएनए खुद रेप्लिकेट करता है, उसके साथ साथ प्लाज्मिड भी अपना कॉपी करने लग जाता है। हमारा जो कैरेक्टर्स थे, हमारे जो डिजायरेबल कैरेक्टर्स थे, वो धीरे धीरे फैलने लगते हैं उस पूरे ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है, तो ओरी होना चाहिए। सेकंड होता है, उसके पास होनी चाहिए रेस्ट्रिक्शन साइट्स। रेस्ट्रिक्शन साइट्स, इनको सेकंड नाम भी दिया जाता है क्लोनिंग साइट्स। रेस्ट्रिक्शन साइट्स या क्लोनिंग साइट्स। हमारे पास प्लाज्मिड ऐसा होना चाहिए जिसके पास रेस्ट्रिक्शन साइट्स हो या क्लोनिंग साइट हो। रेस्ट्रिक्शन साइट या क्लोनिंग साइट क्या होती है? रेस्ट्रिक्शन साइट वो होती हैं जो साइट्स, जैसे मैंने बताया था पैलिंड्रोमिक साइट्स किसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए स्पेसिफिक साइट्स होती हैं। अब मान लो हमारा प्लाज्मिड है, इसके अंदर कोई भी रेस्ट्रिक्शन साइट ही नहीं है। जब रेस्ट्रिक्शन साइट नहीं है तो इस पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वर्क नहीं कर रहा। जब कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वर्क नहीं कर रहा तो हम इसको अपनी जगह से काट ही नहीं पा रहे। जब काट नहीं पा रहे तो अपना डीएनए ऐड कैसे करेंगे? तो जब हम काट नहीं पा रहे तो डीएनए ऐड नहीं कर पाएंगे तो हमारी पूरी आरडीटी रुक जाएगी। तो इसके लिए हमें ये देखना पड़ता है कि प्लाज्मिड के पास जरूर कोई ना कोई भी रेस्ट्रिक्शन साइट होनी ही चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि मल्टीपल साइट्स हों, मल्टीपल साइट हो जाएगा, ये चल सकता है, लेकिन ऐसा कोई भी प्लाज्मिड हम नहीं लेंगे जिसके अंदर रेस्ट्रिक्शन साइट ही ना हो। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन साइट को क्लोनिंग साइट ही बोला जाता है, क्योंकि हमें जो डीएनए को क्लोन करवाना है, जो हमें अपना डिजायरेबल जीन को क्लोन करवाना है, वो भी इसी साइट पर आकर ऐड होता है। इसको क्लोनिंग साइट ही बोलते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए, प्लाज्मिड में रेस्ट्रिक्शन साइट्स होनी चाहिए। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है। थर्ड होती है सेलेक्टेबल मार्कर। थर्ड साइट होती है
सेलेक्टेबल मार्कर। अब सेलेक्टेबल मार्कर क्या है? सेलेक्टेबल मार्क है कि अब बैक्टीरिया हमें अपनी आंखों से दिखाई तो देता नहीं है, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप वगैरह की ज़रूरत होती है। अब हमने अपना डिज़ायरेबल डीएनए जो हमने अपना आरडीटी के थ्रू प्लाज्मिड तैयार कर लिया है, उसको हमने किसी बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया। हमने जो अपना डिज़ायरेबल डीएनए वाला जो प्लाज्मिड है उसको हमने किसी बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया। तो हमें हमारे पास कुछ ऐसी पहचान होनी चाहिए कि हम पहचान सकें कि ये वाला वही बैक्टीरिया है जिसमें हमने अपना डीएनए डाला है। क्योंकि अगर हमने एक मीडियम लिया, इसके अंदर मल्टीपल बैक्टीरियाज होंगे। अब हमें ये पहचानना होता है कि इनमें हमारा बैक्टीरिया कौन सा है जो हमें हमारा डिज़ायरेबल प्रोडक्ट देगा। तो इसके लिए सेलेक्ट करने के लिए कुछ मार्कर होने चाहिए, उनके पास कुछ ऐसी पहचान होनी चाहिए जिससे हम सेलेक्ट कर सकें कि ये हमारा वाला प्लाज्मिड है, हमारा वाला बैक्टीरिया है जिसको हमने मॉडिफाई कर रखा है, और ये जो नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं वो है। ठीक है, तो इसको हमें अलग करने के लिए सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। और मोस्टली सेलेक्टेबल मार्कर क्या होती हैं? एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन। मतलब हमारे प्लाज्मिड के पास कुछ जीन्स होते हैं जो एंटीबायोटिक्स के लिए रेसिस्टेंट होते हैं। हम जो एंटीबायोटिक खाते हैं तो वो धीरे धीरे वो उसके लिए रेसिस्ट होने लगते हैं, उनके डीएनए में कुछ ऐसे जीन बनने लगते हैं जो स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स के लिए, सबके लिए नहीं, कुछ स्पेसिफिक एंटीबायोटिक के लिए वो अपने आप को रेसिस्ट करने लगते हैं, उससे बचने लगते हैं। तो ये कैरेक्टर उनके प्लाज्मिड के अंदर होता है, और यही कैरेक्टर हमारा सेलेक्टेबल मार्कर की तरह काम करता है। हम क्या करते हैं, हम जो प्लाज्मिड लेते हैं उसमें कुछ सेलेक्टेबल मार्कर हम एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट साइट को बनाते हैं। तो मैं कुछ एंटीबायोटिक का नाम बताता हूँ, जैसे कि एम्पिसिलिन। अगर हम एम्पिसिलिन का काम देखें तो एम्पिसिलिन क्या करती है? बैक्टीरियाज को मार देती है, इसको एंटीबायोटिक की तरह काम करती है। तो अगर कोई बैक्टीरिया, कोई प्लाज्मिड एंटीबायोटिक के लिए, एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक के लिए रेसिस्टेंट है, तो हम क्या करते हैं, उस प्लाज्मिड के अंदर अपना डीएनए रख के उस बैक्टीरिया के अंदर डाल देंगे। वो बैक्टीरिया हमारे डिजायरेबल कैरेक्टर तो देगा ही देगा, साथ में एम्पिसिलिन के लिए एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन भी बनाएगा, जिससे वो एम्पिसिलिन के द्वारा मरेंगे नहीं। तो हम क्या करेंगे, जब पूरे मीडियम में, होल मीडियम में हम ये डाल देते हैं एम्पिसिलिन। जब एम्पिसिलिन डालेंगे तो जो हमारे वाले थे वो तो रेसिस्टेंट है, वो बच जाएंगे, बाकी जो नॉर्मल बैक्टीरिया थे वो सारे मर जाएंगे। तो जो हमारे वाले बच जाएंगे, हम समझ जाएंगे कि ये वही है जिनको हमने मॉडिफाई किया, जिनको हमने एनहांस किया, जिनको हमने आरडीटी के थ्रू मॉडिफाई किया है। तो ये होता है सेलेक्टेबल मार्कर। एनसीईआरटी मेंशन करती है आजकल सेलेक्टेबल मार्कर के तौर पर हम पॉलीगैलेक्टोसाइडेज भी यूज करने लगे हैं। पॉलीगैलेक्टोसाइडेज क्या करता है, ये फ्लोरोसेंट एक्टिविटीज देता है। ये बैक्टीरियाज में एक ब्लू कलर की एक इन्फ्लोरोसेंस लाइट दे देता है, जिससे जो हमारे डिजायरेबल कैरेक्टर वाला है, अगर हमने उसके अंदर पॉलीगैलेक्टोसाइडेज का एंजाइम भी ऐड कर दिया है तो उसके द्वारा क्या होगा कि उसके अंदर ऐसी प्रोटीन बनने लगेंगी जो उसको फ्लोरोसेंस वाली एक्टिविटीज देंगी। तो हमें दूर से ही पता लग जाएगा कि जो बैक्टीरिया हमारे चमक रहे होंगे, जिनके अंदर वो ब्लू कलर की इन्फ्लोरोसेंस लाइट आ रही होगी, ये हमारे मॉडिफाइड बैक्टीरिया है, बाकी सब नॉर्मल है। तो हम अपने वाले बैक्टीरिया को अलग कर सकते हैं, अपने वाले प्रोडक्ट को अलग कर सकते हैं। तो ये होता है सेलेक्टेबल मार्कर का काम। अब एक चीज नोट करने वाली होती है कि अक्सर सेलेक्टेबल मार्कर रेस्ट्रिक्शन साइट से ओवरलैप कर जाते हैं। जैसे PBR 322 में आगे पढ़ाऊंगा, उसमें और अच्छे से बताऊंगा कि जहाँ पर हमारा सेलेक्टेबल मार्कर होता है वहीं पर हमारी रेस्ट्रिक्शन साइट होती हैं। तो कभी कभी हमें सेलेक्टेबल मार्कर को भी हटाना पड़ जाता है और उसकी जगह अपना डीएनए रखना पड़ जाता है। वो PBR 322 में और अच्छे से समझाऊंगा मैं, ठीक है। इतना सेलेक्टेबल मार्कर। और फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो हमारा वेक्टर है, वेक्टर शुड बी और मस्ट बी स्मॉल इन साइज। ठीक है, हमारा जो वेक्टर है वो साइज में छोटे से छोटा होना चाहिए, स्मॉलर इन साइज होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमने जितना बड़ा डीएनए उतना ही बड़ा लाकर वेक्टर रख दिया, तो उसके जो बैक्टीरिया है, अगर उसमें ब्रेकिंग डाउन का प्रोसेस चलता है तो हमारा वेक्टर वहीं के भी मर जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हम वेक्टर को साइज स्मॉल में लेते हैं, स्मॉल साइज का वेक्टर लेते हैं। ठीक है, तो ये 4 प्रॉपर्टीज है, इनको याद रखें। उसमें ओरी होनी चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जो कि जब हम उसको वेक्टर को डालें तो वेक्टर होस्ट के डीएनए के साथ चिपक जाए और अपनी कॉपी करता रहे। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए जिससे हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उस पर वर्क करे और उसे जगह जगह से काट सकें। उसके बाद सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए जिससे हम पहचान सकें कि कौन सा डीएनए हमारे
कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा डीएनए हमारा रिकम्बाइन किया हुआ है और कौन सा डीएनए हमसे हमारे रिकम्बाइन किया हुआ नहीं है। और फोर्थ, वेक्टर शुड बी स्मॉल इन साइज, बड़े होने से उसकी ब्रेक डाउन हो जाएगी। अगर हम बड़ा वेक्टर लेंगे तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक वेक्टर का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, हम एक वेक्टर का एग्जांपल देते हैं। कौन सा वेक्टर का, एक वेक्टर का एग्जांपल लेते हैं जो कि हमारा आर्टिफिशियल लैब में बनाया हुआ वेक्टर है। इसका नाम है PBR 322। इसके नाम में क्या है, P स्टैंड फॉर प्लाज्मिड, B स्टैंड फॉर बॉलिवर और R रोड्रिगेज, और 322 इज दी लैब प्रैक्टिस ऑर्डर, मतलब कितनी प्रैक्टिसेस के बाद ये हमें मिला था। ठीक है, ये होता है PBR 322। एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड बनाया गया था, एक प्लाज्मिड लैब में भी बनाया गया था। प्लाज्मिड बनाने में कुछ नहीं होता है, सारे न्यूक्लियोटाइड्स को लेते हैं और एक गोल, मतलब एक सर्कल में अरेंज कर देते हैं, एक सर्कुलर डीएनए बना देते हैं, तो उसे प्लाज्मिड देते हैं। उसमें अपनी स्पेसिफिक साइट्स को रख सकते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है, तो इस तरह का एक लैब में प्रैक्टिस करके एक प्लाज्मिड बनाया गया था जिसको बुलाया था PBR 322। ठीक है, PBR 322 का हम स्ट्रक्चर देखते हैं। PBR 322 का हम स्ट्रक्चर देखते हैं, एक सर्कुलर डीएनए बनाते हैं। ठीक है, NCERT में देखिएगा PBR 322। हम एक एक करके याद करते हैं कि क्या क्या होता था, उसकी प्रॉपर्टीज़। एक तो साइज में स्मॉल होना चाहिए, तो ये तो जनरली स्मॉल होता है। उसके बाद सबसे पहला था, इसके पास एक ओरी होनी चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये वही साइट है जिस साइट के थ्रू ये होस्ट के डीएनए से जाकर चिपक जाएगा और अपनी भी कॉपी करवाता रहेगा। ठीक है, इसके बाद सेकंड था कि इस पर रेस्ट्रिक्शन साइट्स होनी चाहिए, वो भी हम देखेंगे। उससे पहले फोर्थ है, इस पर सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। तो इस पर 2 सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं। ठीक है, एक होती है एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन और दूसरी होती है टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन। मतलब ये जीन उसको ये प्रोवाइड करती है कि एम्पिसिलिन जब एंटीबायोटिक इसके ऊपर डाली जाएगी तो मरेगा नहीं, और ये टेट्रासाइक्लिन क्या दिखाती है कि जब इस पर टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक डाला जाएगा तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा जनरली। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेस्ट्रिक्शन साइट्स की। पहले ये समझो, ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरी जीन टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन, और यहाँ से यहाँ तक पूरी एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें रेस्ट्रिक्शन साइट्स के बारे में। इसमें 3 रेस्ट्रिक्शन साइट्स आती हैं, सॉरी मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन साइट आती हैं। अगर हम एम्पिसिलिन पर बात करें तो 2 साइट आती हैं, PVU1 के लिए और PST और PST1 के लिए, PVU1 के लिए और PST1 के लिए। ठीक है, इधर BAM-H1 के लिए और SEL1 के लिए। ठीक है, मतलब अगर हम इसमें PVU1 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोटाइड डालेंगे तो वो उसको इस जगह से ब्रेक कर देगा, PST1 डालेंगे तो इस जगह से ब्रेक कर देगा, BAM-H1 डालेंगे इस जगह से ब्रेक कर देगा, और SEL1 डालेंगे तो इस तरह इस जगह से ब्रेक कर देगा। इसके बाद 3 साइड्स यहाँ भी मिलती हैं, E को R1, हिंड सेकंड और क्ले 1। ठीक है, ये इसकी कुछ मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन साइट्स है। तो समझिएगा हमने क्या क्या देखा था कि वेक्टर सबसे छोटा होना चाहिए। वेक्टर सबसे छोटा नहीं मतलब वेक्टर जनरली छोटा होना चाहिए, तो ये छोटा होता है साइज में। उसके पास सेलेक्टेबल मार्कर होने चाहिए, तो सेलेक्टेबल मार्कर ये है। एम्पिसिलिन के लिए भी ये रेसिस्टेंट है और टेट्रासाइक्लिन के लिए भी रेसिस्टेंट है। एम्पीसाइक्लिन के लिए रेसिस्टेंट और टेट्रासाइक्लिन के लिए भी रेसिस्टेंट है। अगर हम इस पर 1 बाई 1 अगर ये दोनों एंटीबायोटिक डालेंगे तो इस पर जनरली कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये इसको नॉर्मल बैक्टीरिया से अलग करेगा। नॉर्मल बैक्टीरिया एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन से मर सकता है, लेकिन ये वाला नहीं मरेंगे, ये वाले बैक्टीरिया नहीं मरेंगे। इसके बाद रेस्ट्रिक्शन साइट, इस पर मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं।
हम कोई सा भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डालकर इसको काट सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था PBr 322 हमारा प्लाज्मिड, जो हमारे लैब में बनाया गया, जो साइंटिस्ट द्वारा लैब में बनाया गया है, नेचुरल नहीं है, लैब में बनाया गया है। ठीक है, तो आप देखिएगा NCERT से मैच करिएगा, इसमें कुछ और साइट्स भी होते हैं लेकिन ये मेन साइट है। ठीक है, अब इसके बाद अब ये बताता हूँ तुम्हें कि अब हमें ऐड करने के लिए, अब जैसे हमारे पास था PBr 322, हम इसका एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लेते हैं जैसे PST1। तो अगर हमने DNA की जो हमने जीन काटी, अगर हमने PST1 से काटी है तो हम इस पर PST1 डालेंगे। अगर हमने DNA को, जो हमारा डिजायरेबल DNA है, अगर हमने उसको किसी और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा है तो हमें वेक्टर के लिए भी वही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वर्क करना पड़ेगा, वरना साइट डिफरेंट हो जाती है। जैसे क्या पता किसी की ब्लंट निकल आए, किसी का स्टिकी एंड हो, और भी मल्टीपल हैं, तो हमारा ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो एक बार याद रखना कि सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम शुड बी और मस्ट बी यूज्ड फॉर कटिंग ऑफ डिजायरेबल जीन एज वेल एज वेक्टर डीएनए। सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को ही यूज करना होता है, क्योंकि ये कई बार पेपर में पूछा जाता है और कॉम्पिटिशन्स में भी पूछा जाता है। ये वाला स्टेटमेंट एज इट इज लिखा आता है कि एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, सेम टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो हम डीएनए पर यूज कर रहे हैं वही हमें वेक्टर पर यूज किया जाएगा, वरना वेक्टर से डीएनए कभी भी नहीं स्टिक होगा, कभी भी पेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इसकी हम लास्ट टूल पढ़ते हैं, होस्ट। ठीक है, लास्ट इसका टूल था होस्ट। होस्ट इज द ऑर्गेनिज्म, और होस्ट इज एनी माइक्रोब और एनी ऑर्गेनिज्म विच इन डिमांड। आई मीन हमें इससे चाहिए कि ये हमारे जैसे कैरेक्टर, जो हमें चाहिए वो कैरेक्टर दे। ठीक है, तो ये इसमें हमें चाहिए कि हमें ये फ्रेग्रेंस दे, या हमें कोई प्रोटीन निकाल कर दे, तो जो जिससे हमें डिमांड होती है वो होता है होस्ट। होस्ट के अंदर हम अपने डिजायरेबल डीएनए डालते हैं, जिसके बाद ये अपनी कॉपी करके, अपनी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करके हमें वो डिजायरेबल प्रोडक्ट हमें हमारा दे देता है। ठीक है, तो होस्ट के लिए आपको बस एक पॉइंट, बाकी तो आप होस्ट के बारे में समझ ही चुके होंगे कि होस्ट कोई भी चीज़ जिससे हमें डिजायरेबल कैरेक्टर्स चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखना पड़ेगा कि फॉर द बेस्ट प्रोडक्ट द होस्ट should have the एक्टिव कॉपिंग कैरेक्टर। मतलब ऐसा ना हो कि होस्ट हमारा इतना स्लो हो कॉपी करने में कि हमने उसे डिजायरेबल कैरेक्टर्स तो दे दिए, लेकिन उसकी प्रोजेनी में बहुत स्लोली बन रही है। तो हमें एक अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट चाहिए, तो हमारे लिए होस्ट ऐसा होना चाहिए जो जल्दी डिवाइड करे और जल्दी उस कैरेक्टर्स को नीचे तक पहुंचा दे, जिस समय मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोटीन्स मिले। ठीक है, तो गाइज ये थे प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। हम फिर से इसको रिकॉल करके एक बार देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है। बायोटेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन द लाइफ फॉर्म विच एनहांस और मॉडिफाई द प्रोडक्टिविटी ऑफ होस्ट या प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या मतलब कि टेक्नोलॉजी का यूज करके हम किसी भी लाइफ फॉर्म की जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ा देना या उसको मॉडिफाई कर देना, उसको अपने मनपसंद कैरेक्टर्स दे देना, बायोटेक्नोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजी किस पर वर्क करती है? जेनेटिक इंजीनियरिंग पर और स्टेराइल ऑफ मेंटेनेंस कंडीशंस पर। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशंस फॉर माय मिस्टेक। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग पे। जेनेटिक इंजीनियरिंग 3 प्रोसेस में कंप्लीट होती है। पहली कि हमें पहचानना है कि हमारी डिजायरेबल जीन कौन सी है, तो हमारे लिए क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजायरेबल जीन। सेकंड प्रोसेस होता है, अब हमें जीन मिल चुकी, उसको होस्ट के अंदर डालना है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ डिजायरेबल जीन इनटू होस्ट। सेकंड प्रोसेस एंड थर्ड प्रोसेस इज, अब होस्ट हमारा तैयार हो गया, लेकिन अब
होस्ट को ये रेस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी कि वो आने वाली प्रोजेनी में भी वही वाले कैरेक्टर्स प्रोवाइड कराए, ठीक है। तो थर्ड क्या आता है, इस बात का याद रखना है, द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स इनटू द प्रोजेनी, द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स इनटू द प्रोजेनी, इस पर हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग वर्क करती है। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए कौन कौन से टूल चाहिए, तो टूल कौन कौन से चाहिए, एंजाइम्स, वेक्टर एंड होस्ट, एंजाइम, वेक्टर एंड होस्ट, एंजाइम, वेक्टर एंड होस्ट। एंजाइम कौन कौन से, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, लाइगेज एंजाइम एंड पॉलीमरेज एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काटने के लिए, लाइगेज जोड़ने के लिए, पॉलीमरेज कॉपी कराने के लिए। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काटने के लिए, लाइगेज जोड़ने के लिए और पॉलीमरेज कॉपी कराने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद वेक्टर, वेक्टर क्या होता है, वेक्टर इज द मीडियम विच प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म फॉर दी, विच प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म और मीडियम फॉर द डिजायरेबल जीन टू इंट्रोड्यूस इनटू दी होस्ट। जो डिजायरेबल जीन को होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस कराने में जो हेल्प करता है वो क्या होता है, वेक्टर। एंड थर्ड इज होस्ट, ठीक है। तो बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। बायोटेक प्रोसेसेस को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम आप प्रिंसिपल तैयार करिएगा, मैं जल्दी दूसरी वीडियो निकालूंगा जिसमें हम इन प्रिंसिपल्स का एप्लीकेशन करके पूरी बायोटेक की प्रोसेस को हम पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू गाइस।